Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 15th of April 2021. तो 15 अप्रैल 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करने से पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है नतांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। नतांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो न्यूज़ में रहता है इज वन ऑफ द मेन यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इनमें से किस कंट्री का यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है? ऑप्शंस आर इराक, बी पाकिस्तान, सी नॉर्थ कोरिया, डी नन ऑफ दी अबव। Question number 2 is Umangot River. Umangot River, sometimes seen in news, is located in which of the following states? इनमें से कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शंस आर ए मेघालय, बी छत्तीसगढ़, सी हिमाचल प्रदेश या डी अरुणाचल प्रदेश। Question number 3 is which of the following states have rolled out advanced antiquities management system? तो एडवांस्ड एंटिकिटीज मैनेजमेंट सिस्टम इनमें से कौन सी कंट्री ने स्टेट ने लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर पंजाब, बी कर्नाटका, सी गुजरात एंड डी गोवा। तो आपको बताना है कि एडवांस्ड एंटिकिटीज मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है, ठीक है ना। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज के मैप को देख लेते हैं, क्या मैप आज मैंने लाया हूँ आपके लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, द मैप ऑफ ईरान। ईरान का मैप लेकर के आया हूँ, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले तो ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये ईरान का बिल्कुल बीच वाला पार्ट है, ये ईरान है। देखो ये ईरान है मेन, है ना। दिस इज़ ईरान, योर कंप्लीट ईरान। अब इसमें फिजिकल फीचर्स भी हैं और इसके पहले पॉलिटिकल फीचर्स भी हैं। तो बॉर्डरिंग कंट्री सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। देखो ईरान के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर डील ऑल्सो। रिसेंटली न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए भी, यूरेनियम एनरिचमेंट के कारण भी न्यूज़ में रहा है। फिर डील का रिजुविनेशन हो रहा था, लेकिन अब उसमें भी थोड़ा शंका के बादल हैं। तो इस कारण सारी चीज़ें हैं जो कि इसको इम्पॉर्टेंट बनाती हैं। तो पहली तो बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको यहाँ पे दिख रही है, टर्की दिख रही होगी। दिस इज़ टर्की, देखो यहाँ पे बॉर्डर कर रही है ना खोए वाले पार्ट में, ठीक है। तो दिस इज़ टर्की एंड यहाँ पे देखो आर्मेनिया टच करता है, आर्मेनिया भी यहाँ पे इसको टच करता है, तो आर्मेनिया हो गया। देन अजरबैजान बिल्कुल टच कर रहा है, देखो अजरबैजान टच कर रहा है। तो इधर टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान तो हमने देख लिया। देन ये तुर्कमेनिस्तान आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है ना, तो तुर्कमेनिस्तान भी टच करता है। तो अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की और तुर्कमेनिस्तान, ये हमने 4 कंट्रीज देख ली जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पर, ठीक है ना। ये 4 कंट्रीज, तो टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। अब इधर पूरा का पूरा ये पार्ट जो है इधर इराक टच करता है। दिस इज़ द कंप्लीट इराक, ये इराक के साथ इसका बॉर्डर है। दिस इज़ द बॉर्डर विद इराक, याद रखिएगा। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही होगी, देखो कुवैत इसको टच नहीं करता है। यहाँ पे आपको कुवैत दिख रहा होगा, दिस इज़ द कुवैत, एंड कुवैत इसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। कुवैत इसको टच नहीं कर रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इराक पूरा उधर टच करता है, ठीक है। फिर इधर नीचे हम देखते हैं कोई भी कंट्रीज को यहाँ पे नीचे टच नहीं करती, अब केवल इसको ईस्टर्न पार्ट पे इसको टच करेंगी। एक तो हमने ऊपर तुर्कमेनिस्तान देख लिया एंड नीचे ये अफगानिस्तान, देखो अफगानिस्तान टच करता है, तो अफगानिस्तान नीचे देखा एंड देन यहाँ पे नीचे पाकिस्तान टच करता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के कौन कौन सी कंट्रीज टच कर रही हैं? आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, इराक, अफगानिस्तान, Pakistan. These are the 7 countries I think which are touching your Iran. Turkey, Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, these 4. Then Iraq is the 5th one. Afghanistan is the 6th one. And 7th one is the Pakistan. ठीक है ना, तो these 7 countries are touching your Iran. अब ईरान के अंदर मैं आपको थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट जगहें भी दिखा दूं और कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स भी दिखा देता हूं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जगहें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि और क्या इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स हैं वो देख लो। तो यहाँ पे एक माउंट रेंज सिस्टम है, एल्ब्रज, माउंट एल्ब्रज। देखो यहाँ पे रेंज है बिल्कुल, पूरी एल्ब्रज रेंजेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल्बुर्ज, एल्बुर्ज आप इसको बोलते हैं, एल्बुर्ज बोलिए, ठीक है ना। फिर लेक उर्मिया, देयर इज अ लेक उर्मिया, प्रॉपर लेक उर्मिया है। देखो ऊपर कौन सी वाटर बॉडी को टच कर रहा है ये भी थोड़ा देख लो। तो ईरान ऊपर देखो, यहाँ पे ईरान के नदर्न पार्ट में कैस्पियन सी लाई करता है, कैस्पियन सी लाई करता है देखो, और उसको ईरान टच करता है, कैस्पियन सी को ईरान टच करता है। नीचे जो वाटर बॉडी वो है पर्शियन गल्फ, यहाँ पे पर्शियन गल्फ को तो टच करता ही करता है।
और मैंने आपको बताया था कि पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आता है। तो ये देखो नीचे आपको दिख भी रहा होगा कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाटर बॉडीज भी हमने देख ली। अब यहाँ पे मैं आपको अंदर की बता रहा था, तो एल्बुर्ज मैंने आपको बता दिया, माउंट एल्बुर्ज है। और दो यहाँ पे डेजर्ट्स पाए जाते हैं, जैसे एक दश्ते काविर, डेजर्ट दश्ते काविर है, एंड डेजर्ट दश्ते लूत है। तो दश्ते काविर एंड दश्ते लूत, दीज आर द टू डेजर्ट्स फाउंड एयर। दश्ते काविर नदन पार्ट थोड़ा ज़्यादा नॉर्थ में है, उससे साउथ में आता है दश्ते लुत, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेक्स मैंने आपको बताई। पहली तो मैंने आपको बताया यहाँ पे उर्मिया लेक, यहाँ पे एक लेक नमक भी है, देयर इज अ लेक नमक लेक, यहाँ पे नमक लेक भी है, ठीक है ना। और जगहों में जैसे यहाँ तबरीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा, तबरीज़ इंपॉर्टेंट है, ईरान में है। मैच द कॉलम में कभी अगर आ गया तो याद रखिएगा तबरीज़ आपका ईरान में है ना। नतांज का जो क्वेश्चन मैंने पूछा है आज, नतांज भी आपका ईरान में ही है, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान में ही है। और अभी रिसेंटली उसमें इसराइल ने अटैक किया था, इस कारण से भी वो न्यूज़ में। तो कैपिटल इसकी देखो तेहरान यहाँ पर लाई करती है, देखो तेहरान यहाँ पे लाई करती है, दिस इज़ द कैपिटल, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह हैं, आपको पता ही है कि चाबहार पोर्ट भी हमने ईरान के साथ ही बनाया है। तो मैं आपको चाबहार पोर्ट दिखा दूँ, मकरन कोस्ट पे है चाबहार, ये देखो ये मकरन कोस्ट कहलाता है, दिस इज़ द मकरन कोस्ट एंड दिस इज़ द चाबहार, आप देख भी सकते हैं, देखो वहाँ पे दिख भी रहा होगा। अब ये मकरन कोस्ट है और ये देखो चाबहार है। तो मकरन कोस्ट इसीलिए बोलते हैं चाबहार कहाँ लाई करता है, मकरन कोस्ट पे लाई करता है, गल्फ ऑफ ओमान पे लाई करता है। देखो नीचे गल्फ ऑफ ओमान भी आपको दिख रही होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको कनेक्ट कर रहा है पर्शियन गल्फ के साथ, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा है। देन जहेदान वाला पार्ट जो है, देखो जहेदान वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो जहेदान आपका ईरान में है, मैंने आपको बताया था कि जहेदान ईरान में है, ठीक है ना। बंदर अब्बास ये भी इंपॉर्टेंट है, बंदर अब्बास भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी ईरान की जगह है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग विच आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। मेंबर कंट्रीज आपको दिखती होंगी, बॉर्डरिंग कंट्रीज, बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज, और अंदर की मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको फीचर्स भी बता दिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी और आपको कुछ तो अच्छा समझ में आया होगा रिगार्डिंग दिस मैप ऑफ ईरान। मूव करते हैं आगे न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको जानना है। तो पहले तो मैं आपको कुछ ऐसी न्यूज़ आइटम्स बता देता हूं जो कि मतलब हिंदू में भी आपको नहीं मिलेंगी, दूसरे न्यूज़पेपर्स की और दूसरे इंपॉर्टेंट वेबसाइट से न्यूज़। पहली जो न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, IMF जो है, उसने एक रिलीज़ की रिसेंटली रिपोर्ट जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकालता है, ठीक है ना, दिस इज द थिंग। दूसरी चीज़ आपको याद रखने के अंदर, दिस रिपोर्ट IMF हैज़ फोरकास्ट डाउनग्रेडेड द फोरकास्ट फॉर साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़। तो साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ के लिए जो फोरकास्ट है वो IMF ने डाउनग्रेड किया है, लेकिन एशिया पैसिफिक और ग्लोबल इकोनॉमीज़ के लिए जो फोरकास्ट है वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट है, ठीक है ना। तो द फोरकास्ट इज ऑप्टिमिस्टिक फॉर द एशिया पैसिफिक एंड द ग्लोबल इकोनॉमीज, बट साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के लिए थोड़ा डाउनग्रेड किया है इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो कि IMF निकालता है। दूसरा यहाँ पे न्यूज़ आइटम आपको दिख रहा होगा कि नीति आयोग ने रिसेंटली लॉन्च किया है पोषण ज्ञान लॉन्च किया है नीति आयोग ने अलॉन्ग विद द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि नीति आयोग ने पोषण ज्ञान लॉन्च किया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर के, एंड द सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज अशोका यूनिवर्सिटी। तो एक तीन चीज़ों ने मिल के बनाया है ये पोषण ज्ञान। क्या क्या, नीति आयोग, देन आपका बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, एंड देन सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज अशोका यूनिवर्सिटी। तो पोषण ज्ञान है क्या, एक्चुअली में ये एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है। पोषण ज्ञान क्या है, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और पोषण ज्ञान जो है बेसिकली इज एन ऑनलाइन रिसोर्स फॉर एनी पर्सन वर्किंग इन द न्यूट्रिशन सेक्टर। तो जो भी व्यक्ति न्यूट्रिशन सेक्टर में काम कर रहा है उसके लिए पोषण ज्ञान लॉन्च किया गया है। तीसरा जो चीज़ न्यूज़ में है वो है करेंसी चेस्ट। क्या होता है करेंसी चेस्ट, आपको बता दूं तो रिसेंटली न्यूज़ ये थी कि करेंसी चेस्ट से गार्ड था जिसने कि कुछ पैसे लूट लिए थे। तो करेंसी चेस्ट क्या होता है, तो करेंसी चेस्ट आर द प्लेसेस वेयर RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक्स मनी मेंट फॉर बैंक्स एंड ATMs। तो ATM और बैंक्स के लिए जो पैसा जाता है RBI से, वो जिस जगह रखा जाता है उसको करेंसी चेस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो करेंसी चेस्ट आर एक्चुअली द प्लेसेस वेयर RBI स्टॉक्स मनी
मेंट फॉर द बैंक्स एंड एटीएम, ठीक है ना। तो एटीएम और बैंक्स के लिए यहाँ पैसा रखा जाता है आरबीआई में, वो क्या कहलाता है आपका, करेंसी चेस्ट कहलाता है, ठीक है ना। दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट बैंक्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय द आरबीआई। तो करेंसी चेस्ट क्या होता है, अलग अलग बैंक्स में भी रखे जाते हैं, एंड दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कुल मिलाकर के वहाँ पे आरबीआई अपने पैसे को स्टॉक करती है, जो कि वो एटीएम और बैंक में भेजती है। अगली न्यूज़ है कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, द ई सेंटा प्लेटफॉर्म, ई सेंटा, ठीक है। तो आपको याद रहना है कि ई सेंटा प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया है रिसेंटली। अब ई सेंटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किसके लिए किया गया है, ठीक है ना। तो ई सेंटा जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया गया है मैराइन एक्वा फार्मर्स के लिए, ठीक है ना। याद रखिएगा, मैराइन एक्वा प्रोडक्ट्स के लिए, मैराइन एक्वा फार्मर्स के लिए, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको ये चीज़, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड पीयूष गोयल कौन से मिनिस्टर हैं, तो ये कॉमर्स इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। ये भी पता है आपको कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आएगा। और ई सेंटा जो है, इट इज़ फॉर द मैराइन प्रोडक्ट्स। ये एम्पावर करेगा एक्वा फार्मर्स को टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट द क्लिक ऑफ द बटन थ्रू दिस पोर्टल, ठीक है ना। तो जैसा कि क्या कर सकते हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि जैसे जो मैराइन प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने के लिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है आपका ई सेंटा। ई सेंटा इज़ अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर द मैराइन प्रोडक्ट्स, और कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। याद रखिएगा, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। बायर्स एंड फार्मर्स के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करेगा, जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट काम करता है, ठीक है ना। तो ये इसी के जैसा काम करेगा ई सेंटा पोर्टल। अब एक आपको इम्पॉर्टेंट बॉडी के बारे में जानना ज़रूरी है, नेक्सा, NACSA। ये क्या है, इट इज़ द नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। याद रखिएगा, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। अब ये क्या है, इट इज़ एन आर्म ऑफ मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आर्म है किसकी, मैराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की, MPEDA जिसको बोलते हैं। ये ऑपरेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इनकरेज एंड अपलिफ्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लस्टर्स एंड ऑल्सो बाय अडॉप्टिंग बेस्ट प्रैक्टिस इन श्रिम्प कल्चर। तो श्रिम्प कल्चर में बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना, और मैराइन फार्मर्स को, मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स को, जो मार्जिनल ये इस सेक्टर से रिलेटेड हैं, उनको अपलिफ्ट करना बाय गिविंग देम एडवाइस एंड ऑल, इनकरेज करना, ठीक है ना। ये सारे काम नेक्सा के हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है मिशन आहार क्रांति। याद रखिएगा, मिशन आहार क्रांति हैज़ बीन लॉन्च्ड एंड द मिशन एम्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट। तो न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट का जो इम्पोर्टेंस है वो स्प्रेड करना चाहता है इस मिशन के थ्रू। एंड इससे एक और चीज़ होगी कि जो लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस और एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी। तो आहार क्रांति, जिसकी बेसिक एम तो उसका यही कि न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंस सबको लोगों तक बताना और उसका फ़ायदा सब उठा सकें। तो मिशन इज़ डिज़ाइन टू एड्रेस द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडिया इन द वर्ल्ड विच इज़ हंगर एंड डिजीजेज इन अबंडेंस। तो हंगर एंड डिसीजेज को ख़त्म करने के लिए मेन एम है। अब इंडिया जो है, इट प्रोड्यूसेस 2 times द अमाउंट ऑफ कैलोरीज इट कंज्यूम्स। इंडिया 2 गुना ज़्यादा कैलोरीज प्रोड्यूस करता है दैन इट कंज्यूम्स, फिर भी यहाँ पे लोग मैल नरिश्ड हैं, है ना। तो कई रीजंस होते हैं, हिडन हंगर होता है मैल नरिशमेंट का। दूसरा रीज़न, आप फुल पेट खाना तो खा रहे हो लेकिन आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, वो सारे रीजंस आते हैं। तो उन सबको दूर करने के लिए आहार क्रांति का जो ये स्कीम है ये लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। आंसर्स आपको क्वेश्चंस के आई होप पता भी होंगे। नतान्स का मैंने बता दिया कि ईरान में है। देन यहाँ उमन गोट मैंने आपको बताया हुआ था, परसों पढ़ाया था उमन गोट, अगर आप बता सके तो ज़्यादा बेटर है। और एडवांस एंटिकिटीज़ मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया, तो ये गोवा ने लॉन्च किया। याद रखिएगा, एडवांस एंटिकिटीज़ मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है, गोवा ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होना। एक्चुअली में ये एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन ऑटोमेटेड स्टोरेज सिस्टम है। याद रखिएगा, ये स्टोरेज सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये एडवांस्ड एंटिकिटीज़ जो है ये स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। और एंटिकिटीज़ को स्टोर करने के लिए सॉफ्टवेयर लिंक्ड प्रोग्राम है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। तो CBSE एग्जामिनेशंस फॉर क्लास 12th हैव बीन पोस्टपोन्ड एंड क्लास 10th के कैंसिल कर दिए गए हैं।
तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्लास 12th क्लास 10th में क्या किया गया है। क्लास 12th में एग्जाम पोस्टपोन किए गए हैं, क्लास 10th के एग्जाम कैंसिल किए गए हैं। क्लास 12th में सिचुएशन विल बी रिव्यूड ऑन 1 जून, 1 जून को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। एंड उसके बाद नोटिस कम से कम 15 दिन पहले दिया जाएगा बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम। एंड अब 10th क्लास में रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया विच इज़ येट टू बी पब्लिश्ड बाय द बोर्ड। एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से रिजल्ट पब्लिश होगा क्लास 10th का। फिर अराउंड 14 लाख स्टूडेंट्स आर ड्यू टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन एंड 10th क्लास में अराउंड 21.5 लाख स्टूडेंट्स विल अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। एंड बेसिकली आपको यही सारी चीज़ें याद रखनी है कि अब याद क्या रखनी है, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके घर परिवार में। अगर कोई 10th या 12th का बच्चा तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एक फास्टैग से रिलेटेड, फास्टैग्स डज नॉट वायलेट द राइट टू फ्री मूवमेंट। अब एक्चुअली में यहाँ पे एक पिटीशन गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में जिसमें कहा गया था कि फास्टैग जो है दे आर वायलेटिंग द राइट टू फ्री मूवमेंट ऑफ द सिटीजन। तो यहाँ पर कहा यह गया है कि बेसिकली जो कोर्ट है उसका भी ये कहना है कि फास्टैग्स आर मेड उनका पिटीशन में ये कहना था कि सिंस फास्टैग्स आर मेड कंपलसरी टू इंश्योर सीमलेस ट्रैफिक मूवमेंट एंड कट ट्रेवल टाइम शॉर्ट, इसलिए बेसिकली कहना चाहिए कि ये वॉयलेट नहीं करता है ना, ज़रूर बिल्कुल वॉयलेट नहीं करता, लेकिन पिटीशन में ये कहा जा रहा था कि जो फास्टैग्स हैं दे आर वॉयलेटिंग द राइट टू फ्री मूवमेंट, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल वॉयलेट नहीं करता है। सेंटर ने ये रिस्पॉन्स दिया कोर्ट में जा करके। एक्चुअली में इसका काम क्या है, दे आर कंपलसरी फॉर सीमलेस ट्रैफिक मूवमेंट एंड दे आर कंपलसरी फॉर कटिंग द ट्रेवल टाइम शॉर्ट, इसलिए उसको मैंडेटरी किया गया है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाम लग जाता था, पैसे के चक्कर में कैश का ट्रांजैक्शन में काफ़ी ज़्यादा जाम लगता था और काफ़ी नुकसान होता था लोगों का, है ना। जो बड़े बिजनेसमैन भी रहते थे और जो चाहे छोटे भी हों उनका भी बहुत नुकसान होता था। तो ये चीज़ की गई इस कारण से, ठीक है ना। फास्टैग्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि फास्टैग इज अ रीलोडेबल टैग दैट अलाउज ऑटोमेटिक डिडक्शन ऑफ टोल विदाउट हैविंग टू स्टॉप फॉर कैरिंग आउट द कैश ट्रांजैक्शन। मतलब टोल प्लाजा में जब आप जाएंगे तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली कट कर दिया जाएगा, मतलब कि ऑनलाइन कट कर दिया जाएगा विदाउट हैविंग टू स्टॉप एट फॉर द कैश ट्रांजैक्शन। तो कैशलेस बनाया है सिस्टम को, टोल प्लाजा के सिस्टम को कैशलेस बनाया गया है। अब इसमें यूज़ क्या होता है, तो इसमें यूज़ होता है एक्चुअली रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का, RFID जिसको हम बोलते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID कहा जाता है। तो RFID टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और आपके विंड स्क्रीन में व्हीकल पे या वहाँ पे कहीं पे भी वो RFID टैग लगा दिया जाएगा एंड उस टैग के थ्रू मतलब कि उसमें उसको आपके अकाउंट से कनेक्ट कर दिया जाएगा और उसमें थोड़ा बहुत बैलेंस रहेगा। फिर जितना बैलेंस आपके RFID टैग में है वो उतना कट होता रहेगा, जब तक आपके पास बैलेंस है तब तक कट होता रहेगा, अदरवाइज आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। RFID क्या है? इट इज़ द यूज ऑफ रेडियो वेव्स टू रीड एंड कैप्चर द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ टैग अटैच्ड टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये रेडियो वेव्स का यूज़ करता है टू रीड एंड कैप्चर द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द टैग। मतलब RFID जो वो टैग है उसके अंदर रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है टू रीड एंड कैप्चर द इंफॉर्मेशन। तो RFID जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, उसकी मदद से ये रीड किया जाता है, टैग को रीड किया जाता है। टैग कैसे होता है, जैसे टैग तो इसी फॉर्म में होगा, ऐसा ऐसा कुछ होगा इसमें, ऐसे इस तरीके से लाइनें होंगी बारकोड टाइप का, ठीक है ना। अब इसी बारकोड को रीड करना है तो उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं, देखते हैं कौन सा एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। पहला जो एडिटोरियल है वो है नेविगेशन विद परमिशन। अब अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि यूएस का 7th फ्लीट डिस्ट्रॉयर USS जॉन पॉल जोन्स, याद रखेगा USS जॉन पॉल जोन्स जो था, इट कंडक्टेड अ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन 130 नॉटिकल माइल्स वेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स इनसाइड द इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर के 2 आर्टिकल्स मैंने क्यों नहीं बताया, अगर आपको लग रहा हो कि मैंने ये आर्टिकल छोड़ दिए हैं और मैं बताना ही नहीं चाहता तो आप इसको पढ़ भी लेंगे तो आपको कुछ खास कंटेंट नहीं मिलेगा। जो भी कंटेंट है इंडिया चाइना का हो चाहे कुछ भी हो, हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि इंडिया चाइना को क्या इसमें प्रॉब्लम है, इंडिया चाइना के रिलेशन कैसे इंप्रूव किया जाए। ट्रैक टू डिप्लोमेसी मैंने आपको 10 बार बताया हुआ कि बैक चैनल डिप्लोमेसी को ही ट्रैक टू डिप्लोमेसी बोलते हैं, जब नॉन ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू डिप्लोमेसी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने वो आर्टिकल नहीं बताया आपको, अदरवाइज आई कुड हैव गॉन थ्रू दीज आर्टिकल्स एज वेल, बट वो आर्टिकल्स इतने अच्छे नहीं लिखे हुए हैं ना। आई हैव रेड देम, दे आर नॉट वेल रिटन आर्टिकल होता तो मैं ज़रूर बताता, अगर कंसेप्ट भी होता कोई तो मैं आपको बताता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं USS 7th फ्लीट डिस्ट्रॉयर की, USS जॉन पॉल जोन्स।
फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किया इसने 130 नॉटिकल माइल्स लक्षद्वीप आइलैंड्स के, मतलब कि कुल मिलाकर इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आकर के। इसके करने के बाद भी उनको शर्म नहीं आई, उन्होंने बिल्कुल माफ़ी तो मांगी नहीं, ये कह दिया कि हमारा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कहना चाहिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन है, एंड देयरफॉर वी डू नॉट वांट टू टेक एनी वंस कंसेंट, हमको ज़रूरत नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। वहीं पे इंडिया ने बोला कि नहीं, ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ नहीं है, अगर आपको इस तरीके से मैन्यूवरिंग करनी थी या फिर आपको इस तरीके से घूमना था इधर आकर के, तो आपको हमारा कंसेंट लेना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन आर कंसेंट, क्योंकि हमारा लॉ जो है वो ये कहता है कि दूसरी कंट्री अगर चाहे तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन या जो भी मैन्यूवरिंग है, जो भी एक्सरसाइज है वो कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसको कंसेंट लेने की ज़रूरत है। और अनक्लॉज भी यही करता है, अनक्लॉज भी यही कहता है कि अगर आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अनक्लॉज ऑल्सो सेज द सेम थिंग दैट इफ यू आर गोइंग थ्रू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ एनी कंट्री फॉर द मिलिट्री एक्सरसाइज और मैन्यूवर्स in particularly involving the use of weapons or explosive, then without the consent of the coastal state you cannot do that। आप उस कोस्टल स्टेट की मर्जी के बिना वो चीज़ नहीं कर सकते, अगर उसमें मैन्यूवरिंग कर रहे हैं, वेपन्स का यूज़ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ठीक है ना। तो आगे यहाँ पे देखो कि अब यूएसए ने इस चीज़ को तो दरकिनार कर दिया, तो यहाँ पे अब ऑथर ने एक करके आर्टिकल्स वाइज इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सबसे पहली चीज़ तो एक इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इंडिया तो पार्टी है अनक्लॉज का, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस लॉ है, लॉ ऑफ द सी है, उसका मेंबर इंडिया तो है बट यूएसए नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि अनक्लॉज का जो पार्टी है वो इंडिया है बट यूएसए नहीं है। तो अनक्लॉज के अकॉर्डिंग ईईजेड जो है वो एक एरिया होता है जैसे 200 नॉटिकल माइल्स का, 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होता है, जहाँ पे कोस्टल स्टेट के पास सॉवरेन मतलब राइट्स तो रहते हैं, है ना। वहाँ पर जाकर के आप रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज या आर्टिफिशियल आइलैंड्स या इंस्टॉलेशन एंड स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी डन देयर। आगे बात करें अगर, तो आर्टिकल यहाँ पे 87 है विच प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ द हाई सीज अंडर विच ऑल स्टेट्स हैव द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। अब आर्टिकल 87 यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आर्टिकल 87 बोलता है फ्रीडम ऑफ द हाई सीज। हाई सीज मतलब कि अंडर विच ऑल द स्टेट्स हैव फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, बिल्कुल सही बात है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इज हाउ एवर सब्जेक्ट टू कंडीशन लेड डाउन अंडर द अनक्लॉज एंड अदर रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अब क्या है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे भी कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन भी इतना एब्सोल्यूट राइट नहीं है, आप इसको आइसोलेशन में नहीं रीड कर सकते। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि यू कैन नॉट रीड द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन लॉ इन आइसोलेशन। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कहा जाता है कि इन एक्सरसाइजिंग देयर राइट्स एंड परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज अंडर दिस कन्वेंशन इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, स्टेट शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कोस्टल स्टेट एंड शैल कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशन अडॉप्टेड बाय द कोस्टल स्टेट। मतलब कि जब भी आप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन करेंगे तो भी जिस स्टेट के जोन में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप कर रहे हो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, उस कंट्री के जो लॉ हैं उनका रिगार्ड भी आपको करना पड़ेगा। यू शुड हैव रिगार्ड फॉर द राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लॉज ऑफ द कोस्टल स्टेट इन्वॉल्व। यहाँ पे इंडिया के केस में अब ऑथर ने कहा है, बहुत अच्छी बात यहाँ पे ऑथर ने लिखी है कि इंडिया के केस में जो लॉ है वो लॉ क्या है, टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया एक्ट 1976। तो इंडिया का एक लॉ है बेसिकली 1976 का, जिसको हम टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया एक्ट 1976 बोलते हैं। इसका सेक्शन 7 सब सेक्शन 9 कहता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सबके लिए है, लेकिन बट सब्जेक्ट टू मतलब इंडिया से वो कंसेंट ले करके चलें। आप उनसे कंसेंट ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप जो करना है वो करो, लेकिन कंसेंट लिए बिना दैट वायलेट्स आर राइट्स, दैट वायलेट्स आर सॉवरेनिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ ऑथर ने लिखी कि आर्टिकल जो भी आप पढ़ें, चाहे 58 पढ़ें, चाहे 87 पढ़ें, चाहे 310 पढ़ें, ये सारे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात कहते हैं, लेकिन यू कैन नॉट रीड देम इन आइसोलेशन, यू कैन नॉट रीड देम इन एब्सोल्यूट मैनर, रादर व्हाट यू शुड डू इज दैट यू शुड रीड देम इन कंजुगेशन विद द स्टेट लॉज। कोस्टल स्टेट के लॉज को भी आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। दूसरा जो आर्टिकल है आज का इंपॉर्टेंट वो है टाइम टू इनेक्ट साइरस एक्ट, सिरास एक्ट, सॉरी, ठीक है ना। तो अब बेसिकली सिरास एक्ट क्यों अडॉप्ट करने की ज़रूरत है,
अब सबसे पहले आप भी रिसेंटली आपको देखा होगा कि सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। तो ऑथर का ये सबसे पहला तो प्रोपोगेशन ऑथर का ये है कि अगर आपको फुल जस्टिस करना है आर्टिकल सेक्शन 377 के रिगार्डिंग आईपीसी के, तो सबसे पहला आपको ये कहना चाहिए कि जो भी रिट्रोस्पेक्टिव है, मतलब जो भी रिट्रोस्पेक्टिव प्रोसिक्यूशन है, मतलब कि जो भी लोग पहले हो सकता है अभी लॉ तो अभी आया है, मतलब ये डिक्रिमिनलाइज तो अभी हुआ है, पर जो लोग पहले से लैंग्वेज कर रहे हैं या पनिश्ड हैं बिकॉज ऑफ दिस, उनको भी आपको मतलब कि एब्सॉल्व करना चाहिए, उनको भी आपको फ्री कर देना चाहिए फ्रॉम दिस मिसफॉर्चुनेट एक्ट, ठीक है ना, LGBTQ+ वाला। अब यहाँ पर ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है सबसे पहले रामचंद्र सिरास का। रामचंद्र सिरास कौन है? रामचंद्र सिरास एक्चुअली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जिनके ऊपर एक मूवी बनाई गई है अलीगढ़, आपने देखी भी होगी शायद, मनोज वाजपेयी की एक्टिंग है, काफ़ी अच्छी मूवी है वो। तो वहाँ पे एक्चुअली ही वॉज मतलब कहना चाहिए कि ही वॉज belonging to LGBTQ community, and he faced social ostracism, mental trauma, एंड उनकी जॉब चली गई थी पहले, फिर उनकी जॉब उनको मिल गई, लेकिन मिस्टीरियसली उनकी डेथ हो गई थी 7 अप्रैल 2010 में, विच मतलब पॉइंट्स टूवर्ड्स सम फेलनी, और कहना चाहिए कि कुछ ऐसा एक्ट है जो कि मतलब कि अननेचुरल डेथ थी वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो ये सब फेस किया रामचंद्र सिरास ने, यही चीज़ पहले एलन ट्यूरिंग ने फेस की थी। एलन ट्यूरिंग ने फेस की थी इन द वर्ल्ड वॉर टू में एलन ट्यूरिंग ने क्या किया था कि बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ की थी, उन्होंने डिकोड किए थे जो भी जर्मन मैसेजेस थे, उनको डिकोड करने के लिए एलन ट्यूरिंग ने एक डिवाइस बनाया था, जिसके थ्रू उन्होंने डिकोड किए थे जितने भी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे मैसेजेस थे। लेकिन इनडिसेंसी के कारण उनको कन्विक्ट किया गया था 1952 में, एंड एलन ट्यूरिंग फाइनली मतलब कि वो भी, उनकी भी डेथ हो गई फाइनली, है ना। एंड ही वॉज ऑल्सो फेसिंग द ट्रामा ऑफ दिस ओनली। फिर अभी रिसेंटली यूके को अपनी गलती का एहसास हुआ और 2017 में उन्होंने एलन ट्यूरिंग लॉ पास किया। दे पास द एलन ट्यूरिंग लॉ विच ग्रांट्स एमनेस्टी एंड पार्डन टू दोज कन्विक्टेड ऑफ द कंसेंशुअल सेम सेक्स रिलेशनशिप। तो कंसेंशुअल सेम सेक्स रिलेशनशिप में जितने भी लोग थे उन सबको पार्डन किया गया, एमनेस्टी ग्रांट की गई। वही चीज़ ऑथर डिमांड कर रहा है फॉर इंडिया कि जस्ट ऑन द लाइन्स ऑफ एलन ट्यूरिंग लॉ यू शुड पास अ रामचंद्र सिरास लॉ। आपको भी एक रामचंद्र सिरास एक्ट या लॉ पास करने की ज़रूरत है ना, इन ऑर्डर टू ग्रांट पार्डन टू ऑल दोज हु हैव बीन रिट्रोस्पेक्टिवली, मतलब कि जिनको कि जेल में डाले होगा या जो भी उनके साथ गलत हो रहा हो। देन ऑथर ने बताया कि किस तरीके से केस चले और कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था नास्ट फाउंडेशन वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, 2009 केस था, जिसमें कि डीक्रिमिनलाइज किया गया था होमोसेक्सुअल एक्ट्स को इन्वॉल्विंग सेक्शन 377। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था नास्ट फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट में। उसके बाद जो मतलब कि इम्पॉर्टेंट और केस आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया डिसीजन, और ये डिसीजन था सुरेश कुमार कौशल वर्सेस द नास फाउंडेशन 2013 केस, जिसमें सेक्शन 377 को रीइंस्टेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन 2013 केस। एंड लास्टली फिर यहाँ पे एक नवतेज सिंह जौहर केस, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस, फाइनली जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि 377 हटा था, ठीक है। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सिरास एक्ट शुड बी पास्ड ऑन द लाइंस ऑफ एलन ट्यूरिंग लॉ, दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। आगे मूव करते हैं, इंडिया एंड रशिया आर कमिटेड टू S-400 डील्स एनवॉय। अब जो रशियन एनवॉय, उनका ये कहना है कि इंडिया एंड रशिया जो है वो S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, जिसको ट्रायम्फ डिफेंस मिसाइल सिस्टम बोलते हैं, ट्रायम्फ डिफेंस मिसाइल सिस्टम बोलते हैं, उसको बिल्कुल कंक्लूड करने के लिए तैयार है इंडिया एंड रशिया, ऐसा उनका कहना है। एंड दे बोथ आर नॉट अफ्रेड ऑफ द US सैंक्शंस, ऐसा भी उनका कहना है। तीसरी चीज़ उनका ये कहना है कि ये जो सैंक्शंस हैं ये इललेजिटिमेट होते हैं, और ऐसे तो कल को US कुछ भी बोल दे कि भैया कि आप किसी कंट्री के साथ डील ही नहीं करोगे, नहीं तो मैं सैंक्शन लगा दूंगा। तो ऐसा नहीं कर सकता ना, कि किसी सॉवरेन कंट्री को डिक्टेट नहीं किया जा सकता कि वो किसके साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखेगा, किसके साथ नहीं रखेगा, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम है उस कंट्री से, लेकिन अगर हमको नहीं है तो हम अपना मतलब कि अपना बेनिफिट भी देखेंगे ना, हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखेंगे ना कि आप क्या चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के इसलिए इंडिया एंड रशिया आर मूविंग अहेड विद द S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर, ठीक है ना।
आगे मूव करते हैं, होप इंडिया रिव्यूज स्टैंड ऑन द पैक्ट। अब यहाँ पे आरसीईपी की बात चल रही है। तो सिंगापुर के फाइनेंस जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि आई होप दैट इंडिया विल लुक रीलुक एट द आरसीईपी, है ना, आरसीईपी पैक्ट यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में इंडिया दोबारा सोचेगा। अब एक्चुअली अभी रायसीना डायलॉग चल रहे हैं। रायसीना डायलॉग कौन होल्ड करता है, तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये याद रखिएगा, रायसीना डायलॉग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया प्लस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये भी इंडिया में ORF है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये दिल्ली बेस्ड, न्यू दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है, न्यू दिल्ली बेस्ड है, थिंक टैंक है, ठीक है ना। 1990 में बना था। ORF कब बना था, 1990 में बना था। न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, ठीक है ना। तो रायसीना डायलॉग होल्ड कौन करता है, आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन प्लस आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको होल्ड करती है, ठीक है ना। अब आरसीईपी जो था वो फोर्स में कब आया, तो नवंबर 2020 को फोर्स में आया। आरसीईपी कब आया फोर्स में, नवंबर 2020 को फोर्स में आया, ठीक है ना। और इसमें 10 आसियान कंट्रीज़ हैं, 10 आसियान नेशंस हैं, जिसको आप याद रख सकते हैं, एमबीबीएस आईपीएल टीवी, है ना, बताया था मैंने, एमबीबीएस आईपीएल टीवी में देखते हैं, ये मैंने आपको कोड बताया था कुछ, ठीक है। तो इसको याद रखना। फिर 10 आसियान नेशंस हो गए, और इसके बाद फिर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये हो गया। तो 5 कंट्री, पहले एक्चुअली 16 कंट्रीज थी, इसमें इंडिया भी था, लेकिन फिर इंडिया मना कर दिया। इसने बोला कि इंडिया ने ये कहा कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ और दूसरी कंट्रीज़ के साथ, और ये जो ग्रुपिंग है वो हमारे लिए नुकसानदायक होगी, ठीक है ना। इसके अलावा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप भी, अगर आपको याद हो, यूएस ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप पहले किया था, जिससे फिर डोनाल्ड ट्रम्प जब आए तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को भी खत्म कर दिया उन्होंने। तो CPTPP अब नया एक आ चुका है, सक्सेसर ऑफ ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसको CPTPP बोलते हैं, है ना। और CPTPP सक्सेसर ऑफ द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसको यूएस ने विड्रॉ के लिए किया था, उसमें कौन कौन है, उसमें सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम फ्रॉम आसियान है, अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा, मेक्सिको, चिली एंड पेरू। तो इसमें चिली, पेरू, मेक्सिको, कनाडा, ये सारी कंट्रीज भी हैं CPTPP में। इंडिया ने विड्रॉ क्यों किया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रेड इम्बैलेंस था इंडिया ने वो देखा था, एंड उसके बाद उन्होंने कहा था कि वी विल बी विड्रॉइंग फ्रॉम दिस। तो अब वही RCP के उन्होंने बोला है फॉरेन मिनिस्टर ने कि आई होप इंडिया विल बी बैक ऑन ट्रैक। NCSC स्टार्ट्स ऑनलाइन पोर्टल फॉर कंप्लेंट्स। तो यहाँ पे NCSC यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। आपके लिए सवाल ये है कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट किस तरीके की बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, और कब ये आर्टिकल अलग हुआ, कैसे हुआ, तो थोड़ा सा आप मुझे ये बता सकते हैं अगर, तो दैट विल बी वेरी गुड फ्रॉम योर साइड। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। नाटो टू एग्जिट अफगानिस्तान विद US। तो अफगानिस्तान आपको पता है, मैंने बताया था कि जो USA है वो एग्जिट करने वाला है नेटो अफगानिस्तान से। 1 मई से ये एग्जिट शुरू होगा, 11 सितंबर को ख़त्म होगा। नेटो ने कहा है कि वी विल ऑल्सो बी एग्जिटिंग दिस। नेटो लिखा था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 1949 में, याद रखिएगा 1949 4 अप्रैल को ये बना था। और जब बना था तो वाशिंगटन ट्रीटी उसको बोलते हैं, वाशिंगटन ट्रीटी, जो नेटो की ट्रीटी है उसको वाशिंगटन ट्रीटी कहा जाता है। इसमें 30 मेंबर्स हैं, 30 मेंबर्स हैं, है ना। और नेटो ट्रीटी का जो आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि अगर एक कंट्री पे आप अटैक करोगे तो सारी कंट्रीज़ पे अटैक माना जाएगा। और इसके अलावा 30 मेंबर्स में जो लेटेस्ट मेंबर है वो नॉर्थ मैसेडोनिया है, ठीक है ना। नॉर्थ मैसेडोनिया इसका 30th मेंबर है। 60% एनरिचमेंट इज इन रिस्पॉन्स टू इजराइल्स टेररिज्म सेज ईरान। ईरान का कहना है कि जो वो एनरिचमेंट कर रहे हैं यूरेनियम का, उसमें तो सारा जो रीज़न है वो है इसराइल का न्यूक्लियर टेररिज्म अगेंस्ट इट्स नतांज फैसिलिटी। तो नतांज में जो अटैक किया इसराइल ने, उस कारण से कहना चाहिए कि हमने अपने जो प्लान्स हैं बूस्ट कर दिए और एनरिचमेंट बढ़ाना शुरू कर दिया। और सैंक्शंस हटाने के कारण ही अब कोई सोल्यूशन निकल सकता है, ऐसा उनका कहना है कि सैंक्शंस हटा करके ही आपको सोल्यूशन निकल सकता है। दिस इज द थिंग विच हैज़ बीन क्लियरली सेड बाय द ईरान। डेनमार्क ड्रॉप्स एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। तो डेनमार्क ने कोविशील्ड, जिसको इंडिया में बोलते हैं एस्ट्राजेनेका, उसको हटा दिया एंड इट हैज़ बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू डू सो फॉर सस्पेक्टेड रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट। तो कोविशील्ड यानी कि एस्ट्राजेनेका के सस्पेक्टेड
रेयर बट स्पीडी, जो आप कहना चाहिए रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट्स के कारण उसको ड्रॉप करने वाली पहली यूरोपियन कंट्री डेनमार्क बन गई है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा, डेनमार्क बन गई है। श्रीलंका बैन्स आईएस एंड 10 अदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। तो ईस्टर डे की जो एनिवर्सरी थी उसमें श्रीलंका ने आईएस के साथ साथ और 10 एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को बैन किया है। दे हैव बैंड आईएस, है ना, एंड 10 अदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, ठीक है ना। तो और अलग अलग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को उन्होंने बैन किया है, ठीक है। सो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इंडिया कैन बी अ हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग हब। अब इंडिया जो है एक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है ना। दिस इज़ व्हाट द माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ इज सेइंग। अब वहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ कही इंडिया को, ही हैज़ अर्ज्ड इंडिया टू जॉइन यूएस, टू जॉइन द पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस। याद रखिएगा, व्हाट इज दिस पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस। याद रखिएगा, पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस एक ऐसा लॉ है बेसिकली जो कि साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करता है। इट वर्क्स फॉर द साइबर सिक्योरिटी। 2018 में 2018 में फ्रांस में इसको पेरिस में इसको इमैनुअल मैक्रोन द्वारा प्रपोज किया गया था। इट इज़ एक्चुअली फॉर सेविंग द इंटरनेट, सेविंग द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेविंग द इलेक्टोरल सिस्टम। 9 प्रिंसिपल्स हैं आज इसके अंतर्गत, ठीक है ना, जिसमें इंटरनेट को सेव करने के लिए ये सब 2018 का है। याद रखिएगा, पेरिस कॉल फ्रांस ने इसको इनिशिएट किया है। 75 कंट्रीज इसकी मेंबर बन चुकी हैं और इंडिया से भी अपील लगाई जा रही है कि आप भी पेरिस कॉल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इंडिया की डेट, जो इंडिया की पब्लिक डेट लेवल है काफ़ी ज़्यादा हो गई है और इंडिया की इतनी ज़्यादा डेट अफोर्डेबिलिटी है नहीं, क्योंकि इंडिया की रेटिंग कितनी है, Baa3 है। मूडी से अकॉर्डिंग इंडिया की रेटिंग Baa3 है और जो पब्लिक डेट है वो बढ़ती जा रही है। इंडिया को कंपेयर कर दिया घाना के साथ इन्होंने, है ना, तो इतना ज़्यादा गिरा दिया इन्होंने कि घाना के साथ कंपेयर कर दिया और कह दिया कि हमारी डेट अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा नहीं, मतलब हम ज़्यादा डेट अफोर्ड कर नहीं सकते, लेकिन हमारे यहाँ डेट बहुत ज़्यादा हो गया है। सो दीज आर द थिंग्स फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आपको समझ में आया होगा एंड दैट इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।